हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लिया था कि जैव कृषि का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके विभिन्न विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं। आज हम लेंगे जैव कृषि की विशेषताएं क्या-क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कौन-कौन से कंपोनेंट या घटक हैं। तो आज हम लेते हैं जैव कृषि की विशेषताएं कि जैव कृषि की क्या-क्या विशेषताएं। तो इससे पहले ले रहे हैं जैव कृषि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि जैव कृषि हम करते हैं तो क्या उद्देश्य हैं इसके। इसमें क्या करते हैं जैव कृषि में, जैसे मैंने बताया कि जैव कृषि में हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो रासायनिक खाद हो या रासायनिक कीटनाशक हो, इनमें से किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैव कृषि में कोशिश की जाती है कि किसान की जो लागत है वो कम से कम आए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और स्वस्थ, यूं कहें कि पौष्टिक जो खाद्यान्न है वो लोगों को प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहला उद्देश्य तो क्या है कि जहां तक संभव हो स्थानीय संसाधनों के द्वारा कार्य करना। मतलब जैव कृषि में कोशिश की जाती है कि हमें बाजार से या बाहर से कुछ ना लेना पड़े, जो स्थानीय संसाधन है उनकी सहायता से ही हम क्या करें, अपने खाद को तैयार करें, कीटनाशकों को तैयार करें, उसी की सहायता से हम सारे कार्यों को करें। हमें क्या कहें, जो श्रम है उसकी सहायता से करें, हमें मशीनों की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह कोशिश ये की जाती है कि जहां तक संभव हो स्थानीय संसाधनों का कार्य के द्वारा कार्य किया जाए ना। क्योंकि भारत जैसा जो देश है जहां पर श्रम की प्रधानता है, वहां पर चूंकि तकनीक को यदि हम काम में लेते हैं तो बेरोजगारी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए इसमें जैव कृषि में कोशिश की जाती है कि सारे काम श्रम के द्वारा किए जाएं और उसमें कम से कम वहीं के संसाधन जो है वो काम में आए। दूसरा, मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखना। जैसे जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, कुछ समय के लिए मिट्टी की उपजाऊपन तो बढ़ जाता है, फसल की पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो उपजाऊपन जो है वो खत्म हो जाता है और मिट्टी की उर्वर शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होकर बंजर होने की तरफ आ जाती है। जैसा कि हमारे देश में अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये स्थिति आ रही है, जिसके कारण से हम जैव कृषि को अपनाने को अब की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि विश्व के बहुत सारे जो हैं, यूं कहें कि ज्यादातर देश जो है वो जैव कृषि अपनाने लग गए हैं और उसमें से भारत जो है, भारत तो प्राचीन काल से इसी तरह की खेती करता आया था, बीच में उसने रासायनिक कृषि को अपनाया। तो भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है जैव कृषि, क्योंकि भारत में तो प्राचीन काल से इसी तरह की खेती होती आई है। तो दूसरा उद्देश्य क्या है कि मिट्टी की जो दीर्घकालीन उर्वरता है उसको बनाए रखना, कि मिट्टी की दीर्घ अल्पकालीन उपजाऊपन ना बढ़े, दीर्घकाल तक वो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। अगला है कि आधुनिक कृषि तकनीकों से होने वाले सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण से बचना। जब हम आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाते हैं, चाहे वो कहें कि रासायनिक खाद है, रासायनिक कीटनाशक है या मशीनें हैं, इनकी वजह से जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उन सब से बचाव हो, क्योंकि हम जैव कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए इसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसके कारण से और बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैव कृषि को अपनाना होगा। मतलब उद्देश्य ये रखा गया है कि यदि जैव कृषि को अपन अपनाते हैं तो पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगा। फिर है उच्च गुणवत्ता वाला पोषक भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना, कि अभी हम जो पोषक भोजन पदार्थ खा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे घट रही है और स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभदायक नहीं बचा है। उसके जो जो रासायनिक खाद या कीटनाशकों के जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, वो उन खाद्य पदार्थों में जा रहे हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां जो है वो देश में फैल रही है। जैसे पंजाब साइड में यदि हम जाएं तो वहां पर तो एक कैंसर की स्पेशल ट्रेन बन चलती है, क्योंकि वहां पर कैंसर के पेशेंट्स यूं कहते हैं कि वहां पर पंजाब जो है वो हमारा कृषि की दृष्टि से समृद्ध प्रांत माना जाता है। पंजाब और हरियाणा सबसे समृद्ध प्रांत माने जाते हैं। तो वहां पर समृद्ध क्यों है, क्योंकि वहां पर जो हरित क्रांति जो आई थी उसके कारण से जो जो चीजें चाहिए थी, जैसे पानी की वहां पर बहुलता है, और जो नई तकनीक कृषि, रासायनिक कृषि जो थी उसमें क्या था कि जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रासायनिक खाद केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रयोग किए जा सकते थे जहां पर पानी भरपूर मात्रा में है।
क्योंकि रासायनिक खाद या रासायनिक कृषि जहां पर की जाएगी उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, पानी नहीं होगा तो वो कोई फायदेमंद नहीं होगा। तो चूंकि पंजाब जो है और हरियाणा जो है ऐसे समृद्ध प्रांत हैं जहां पर पानी की भी प्रचुरता है, और वहां के किसानों ने इस तकनीक को, जो रासायनिक कृषि है, इसको अपनाकर अपने उत्पादकता तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, परंतु उनकी गुणवत्ता जो है भोजन पदार्थों की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जैव कृषि का उद्देश्य क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले पोषक भोजन पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, जिससे लोगों को इससे होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। कृषि में फॉसिल एनर्जी के प्रयोग को कम करते हुए शून्य तक पहुंचाना। जब हम रासायनिक कृषि या आधुनिक तकनीक को अपनाते हैं तो इस एनर्जी का, ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, परंतु जैव कृषि में क्या होगा, इस ऊर्जा का नुकसान नहीं होगा। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए जैव कृषि की विभिन्न विधियों को लागू करना, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। जैव कृषि की यदि विभिन्न विधियों को हम लागू करते हैं, जैसे हमने लिखा या तो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मिंग हो सकती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो सकता है, तो जिसमें हम क्या करें कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, या पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, या पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके इन विधियों को लागू करने से। तो इसलिए जैव कृषि को इस उद्देश्य से भी अपनाया जाता है। इसके अलावा है सुस्थिर या टिकाऊ उत्पादन के लिए जैव कृषि की विभिन्न विधियों का विश्लेषण करके उन्हें अपनाना। सुस्थिर या टिकाऊ उत्पादन का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि लंबे समय तक जो उत्पादन का ऊंचा स्तर है वो बना रहे। ऐसे नहीं कि एक साल यदि हमने खाद डाले, रासायनिक खाद बहुत सारे डाल दिए, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया, दूसरे साल हमने नहीं डाले तो उत्पादन बहुत नीचे आ गया। तो इसमें क्या करना है, जैव कृषि का एक उद्देश्य ये है कि जो भी उत्पादन है वो सुस्थिर या टिकाऊ उत्पादन रहे, है ना। तो टिकाऊ उत्पादन मतलब लंबे समय तक वो उत्पादकता हमारी बनी रहे। जैव कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसके दर्शन शास्त्र का प्रसिद्धीकरण करना होगा। मतलब बढ़ावा देने के लिए हम क्या करना है, जैव कृषि के जो फायदे हैं, जो प्राचीन काल से हम जिस तरह से अपना रहे हैं, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फैलाना होगा। जैव कृषि की विभिन्न विधियों, आगतों व उत्पादक के मानक निर्धारित करना, और जैव व्यर्थ तथा जैव अवशेषों के बारे में शिक्षित करने के साथ साथ उनके कृषि में उपयोग की जानकारी प्रदान करना। मतलब लोगों को जैव जो क्या कहें, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है या ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में लोगों को शिक्षित करना, और किस तरह से कृषि में वो इसका उपयोग कर सकते हैं उसकी जानकारी देना। जैव उत्पादन विधियों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों का वर्णन करना। तो इस तरह से ये हमारे कुछ उद्देश्य हुए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव कृषि को क्यों अपनाएं, क्यों सरकार या सारा विश्व ही आजकल क्या वर्तमान समय में क्या कर रहा है, जैव कृषि को अपनाने पर बल दे रहा है। अब हम लेते हैं इसके साथ साथ और उद्देश्य क्या है कि इसकी सहायता से जल स्रोतों की देखभाल एवं उनके उचित प्रयोग को बढ़ावा देना। क्योंकि ऑर्गेनिक जो केमिकल फार्मिंग थी या रासायनिक कृषि थी, उसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर पानी के जो भूजल स्रोत हैं या ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। कुछ तो ऐसे एरियाज हैं जो डार्क जोन में जा चुके हैं, कुछ क्रिटिकल जोन में है। तो इस तरह से मतलब भूमि का जो जल स्रोत है, चाहे वो सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, उनका जल स्तर बहुत नीचे चला गया। क्योंकि रासायनिक कृषि में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जैव कृषि का एक उद्देश्य क्या है कि इसकी सहायता से जैव कृषि को अपनाएंगे तो इससे पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक अध्ययन ये बताता है कि जैव कृषि में पानी की जितनी उससे रासायनिक कृषि से लगभग 40% कम आवश्यकता होती है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने जल स्रोतों की देखभाल और उनका उचित प्रयोग जो है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमें पानी की कमी ना हो। अगला, स्थानीय उत्पादन विधियों में जहां तक संभव हो पुनर्उत्पादित साधनों का प्रयोग करना, है ना। एक पुनर्उत्पादित होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो पुनर्उत्पादित साधन तो ऐसे होते हैं जिनका हम फिर से उत्पादन कर सकते हैं, पर पुनर्उत्पादित जो गैर पुनर्उत्पादित साधन है उनको हम फिर से पैदा नहीं कर सकते। यदि हमने खान से कोयला निकाल लिया तो निकाल लिया, उसका दोबारा से हम उसका उपयोग दोबारा से उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, जैव विधि में जैव उत्पादन जो कृषि है उसमें पुनर्उत्पादित साधनों का ज्यादा प्रयोग करना है, कि यदि वो प्रयोग करते करते कम होने लगे तो हम उनको फिर से पैदा कर सकें। फिर है
पशुपालन व फसल उत्पादन में सौहार्दात्मक संतुलन बनाए रखना, क्योंकि जैव कृषि में हम क्या करते हैं, जो खाद है वो पशुओं के द्वारा, वह गोबर की खाद हो सकती है या उनका मूत्र है, ये सारी चीजें हम उसमें प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होगा, पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा और फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, मतलब दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। जैव कृषि की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक बाधाओं का विश्लेषण करना कि जैव कृषि के कारण से क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उनका भी हमें अध्ययन करना है, क्योंकि हम जैव कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उनका अध्ययन करके उनको दूर करने का प्रयास करना। तो ये जैव कृषि के उद्देश्य हैं। तो इस तरह से हम क्या लेंगे कि जैव कृषि की विशेषताएं हमने ली, जैसे स्थानीय संसाधनों का इसमें अधिकतम लेकिन टिकाऊ उपयोग किया जाए, खरीदी हुई आगतों का कम से कम प्रयोग किया जाए और उसको जो स्थानीय संसाधन है उनके पूरक के रूप में प्रयोग किया जाए। इसमें मिट्टी, पानी और इनकी नमी और इसके जैविक रूप को बनाए रखा जाए। पर्यावरण संतुलन जो है, यदि जैविक कृषि अपन अपनाते हैं तो पर्यावरण को संतुलित रखने वाले विभिन्न पौधे और जानवरों की प्रजातियां बची रहेंगी। इसके साथ ही कृषि में जोखिम को कम करने के लिए हमें क्या करना है, हम जैव कृषि में क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि वानिकी करते हैं, समन्वित फसल आदि गतिविधियों को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जैव कृषि को यदि हम अपनाते हैं तो कहने का मतलब हुआ कि ये सारी चीजें हमारी बच जाएंगी, हमारे स्थानीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, हमें लागत कम आएगी क्योंकि खरीदी हुई चीजें हमने कम काम में ली हैं। मिट्टी जो है और पानी जो है उसके पोषक तत्व बने रहेंगे, पर्यावरण संतुलित रहेगा और जोखिम जो है कृषि में वो किसानों की जो हमारे उसमें आती है कि भाई किसान ने आत्महत्या वगैरह करते हैं जिसके कारण से, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो वो सारी चीजों से हम बच सकते हैं। अब हम लेंगे जैव कृषि के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैव कृषि के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो चीजों को शामिल करेंगे, एक है ऑर्गेनिक मैन्योर या जैव खाद और एक होता है ऑर्गेनिक वीड कंट्रोल, मतलब जैव खरपतवार नाशक। मेन जो चीजें दो है कृषि में, एक तो जैव खाद है ना, एक जैव खरपतवार नाशक, तो ये दो मेन कंपोनेंट है। जैव खाद में हम किसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ जैसे फार्म यार्ड मैनोर, बायोगैस स्लरी, कंपोस्ट, कृषि व उद्योगों का व्यर्थ, फसलों की हरी खाद, जैविक खाद आदि को शामिल किया जाता है। मतलब इन सारी चीजों को हम बायो प्रोडक्ट्स मानते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मानते हैं और इनका प्रयोग हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं खाद के रूप में। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में या जैव कृषि में क्या होती हैं, खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जिससे रासायनिक खाद के स्थान पर इनको प्रतिस्थापित करके अनुकूलतम उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ मिट्टी व पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इन चीजों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उत्पादकता बनी रहेगी, उपजाऊपन बना रहेगा, पानी जो है वो हमारा सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहेगा और जैव खाद जो है मिट्टी में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ पानी को सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करती है। यदि जैव खाद का हम प्रयोग करते हैं तो पानी जो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, यदि हमने सिंचाई की है तो मिट्टी उस पानी को अच्छे से सोख लेगी। तो इस तरह से जैव खाद का हम प्रयोग यदि करते हैं तो एक तरफ तो क्या होगा, हमारी लागत कम आएगी, इसके साथ हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और मिट्टी जो है उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगला है जैव खरपतवार नाशक। खरपतवार क्या होते हैं, जो फसलों में अनचाहे या अवांछित पौधे उग जाते हैं जो फसल को ऊपर बढ़ने से रोकते हैं। मतलब वो यदि अवांछित पौधे पैदा हो गए तो क्या होगा, जो फसल है उसको प्रकाश, पोषण और नमी नहीं मिल पाएगी पर्याप्त मात्रा में, तो वो जो पौधे हैं वो हमको हटाने होते हैं। जो खरपतवार जो उग जाती है उसको हम हटाते हैं, तो या तो हम केमिकल वीड कंट्रोल काम में लें, रासायनिक जो खरपतवार नाशक है उनका प्रयोग करें, पर उनके फिर साइड इफेक्ट ये होते हैं कि वो जो वीड कंट्रोल है वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या वो केमिकल्स हैं वो जो है हमारी फसल में भी आ जाते हैं, तो उसके साथ हमारे खाने में चले जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैव कृषि में जैव खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, इन वीड्स को तो कंट्रोल करते ही हैं, खरपतवार को तो कंट्रोल करते ही हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उससे हमारी जो खेती जो है, फसल जो है उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या कर सकते हैं, हम अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी को काम में ले सकते हैं, फसल की बदल बदल कर बुआई कर सकते हैं, सही फसल का चुनाव कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और सही समय और सही पंक्तियों के बीच स्थान छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं या हाथों से निराई कर सकते हैं।
तो इन सब चीजों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, ये जो जैव खरपतवार जो खरपतवार फसल में उग जाते हैं, अवांछित पौधे उग जाते हैं, उनका जो है वो प्रभाव को हम कम कर सकते हैं या उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ हमारा कि कौन से जैव कृषि के कंपोनेंट्स या घटक हैं। तो हमने लिया जैव कृषि के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हमें जैव कृषि को अपनाना चाहिए, जैव कृषि की विशेषताएं क्या हैं, और जैव कृषि के कंपोनेंट्स या घटक कौन कौन से हैं। थैंक यू।